Hi everyone, let's start this lecture of IUPAC nomenclature with your very own डॉक्टर तुषार नोडियाल। आज हम लोग IUPAC nomenclature को जानेंगे, समझेंगे, बेसिक्स देखेंगे और बेसिक्स देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना IUPAC nomenclature की ये सीरीज़ बेटा। तो सबसे पहले बेटा बेसिक कुछ हिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं। आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे मतलब ये बीइंग में आया या सबको कैसे कैसे इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है बेटा 1815 से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है 1815 से, जब बर्जीलियस ने व्हेन बर्जीलियस सेड दैट organic compound consist of vital forces। तो बेटा कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई 1815 से। 1815 में क्या बोला कि बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल फोर्सेस कंटेन करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल फोर्सेस कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के बेसिस पे उसने एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने क्या दी? एक थ्योरी दी बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी सेज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can only be synthesized in living beings। Organic compounds can only be synthesized in living beings। तो ये किसने बोला था बेटा? ये बर्जीलियस ने बोला था। बर्जीलियस ने देखे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, वो कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं? वो सिर्फ लिविंग बींग्स में सिंथेसाइज होते हैं बेटा। इसको डिसप्रूव किया था, इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एफ वोलार। सो एफ वोलार इन 1828 इन्होंने बर्जीलियस के कॉन्सेप्ट को डिसअप्रूव किया, ठीक है, एंड ही प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो उन्होंने क्या किया बेटा? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। अब वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था बेटा? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था तुम्हारा NH4CNO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हीट किया उन्होंने, तो ये मॉलिक्यूल ने क्या किया बेटा? रीअरेंजमेंट शो किया और क्या बनाया? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इस मॉलिक्यूल को आप सब यूरिया के नाम से जानते हो, ठीक है, इस कंपाउंड को आप सब यूरिया के नाम से जानते हो। अब एक बात बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सो write down the definition। organic chemistry is the study of hydrocarbons। organic chemistry is the study of hydrocarbon and its derivative। organic chemistry is the study of ionic compounds, hydrocarbons and its derivative। क्या ये बात मेरे पास समझ आ रही है सबको? इज इट लाउड एंड क्लियर बेटा? ठीक है, तो अपन ने क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया। अपन ने ये भी देख लिया कि बर्जीलियस ने क्या बोला था, अपन ने ये भी देख लिया। अब वोलार ने क्या बोला है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो सर ने क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं या हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है। अब देखना बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? RH, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बेटा? RH से डिनोट करते हैं। अगर मैं उसमें से, बात समझना, अगर मैं उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करूं और क्या ऐड कर दूं बेटा? कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दूं। जी मतलब फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? कोई कंपाउंड Rg मिला, कोई हाइड्रोकार्बन मिला बेटा Rg। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा? ये तो हुआ आपका हाइड्रोकार्बन, ये क्या हुआ आपका? हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है? अब बेटा जी क्या क्या हो सकता है? तो जी तुम्हारा, अगर NH2 हुआ तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? इसे अमीन बोलूँगा। अगर OH हुआ बेटा तो OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। अगर इसकी जगह बेटा CHO हुआ, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर इसकी जगह बेटा कोई और ग्रुप हुआ, जैसे COOH ग्रुप हुआ, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ बेटा? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो G की जगह हम वेरियस ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे X लगाया, X क्या हुआ बेटा? हेलाइड, X क्या हुआ? हेलाइड। तो वेरियस ग्रुप्स वी कैन प्लेस इन द पोजीशन ऑफ G, और G जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ग्रुप्स आएंगे, नए नए ग्रुप्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो ये क्या हुआ? एक बेसिक सा डिस्कशन था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बेटा, इससे पहले थोड़ा कार्बन को भी जान लेते हैं, इससे पहले थोड़ा कार्बन को भी जान लेते हैं, कार्बन होता क्या है, ठीक है। सो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नॉर्मल जो अपना कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप का क्या मतलब हुआ? आइसोटोप का क्या मतलब हुआ सर? आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक, सेम सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बेटा, इसको थोड़ा चेंज कर दो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो ये क्या हुआ बेटा? आइसोटोप हुए। अब कार्बन के बेटा 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? C612, C613 एंड C614। C612 बेटा कितना मिलता है? मैक्सिमम यही हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, एंड दिस इज योर 98.8%। C613 अपना ये रिलेटिवली बहुत कम है, 1.1%। एंड C614 अपना सबसे कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप इट इज, ये कैसा है बेटा? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव इन नेचर, और ये एनवायरनमेंट में कितना मिलता है मुझे? 0.0001%। और अगर रेडियो एक्टिव है बेटा तो इसकी कुछ हाफ लाइफ होगी, तो हाफ लाइफ इसकी होती है 5730 ईयर्स। तो इसकी हाफ लाइफ क्या हुई बेटा? 5730 ईयर्स। तो ये बात करी हमने कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। नेक्स्ट बेटा हम लोग जानेंगे इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टीज कार्बन की। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। हेडिंग डालो सारे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है बेटा टेट्रावैलेंट। क्या है बेटा? टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट से क्या मतलब है? टेट्रावैलेंट से मतलब है कि कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स इन एक्साइटेड स्टेट। नोट करो, टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन हैज 4 bonds in excited state,
स्टेट। अब देखो बेटा, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, चेक करो। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। आखिरी के दो शेल्स बनाऊं मैं, तो ये है बेटा 2s, और ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ आपका 2p। ये तो हुआ आपका ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं बेटा, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? p में चला जाएगा। और कैसा शो होगा? ऐसे कुछ शो होगा बेटा। सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और वो उसका मैंने डायग्राम बना दिया। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर होगा क्या? कोई दूसरा एटम आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो कार्बन ने क्या बोला बेटा? टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है? कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। नेक्स्ट बेटा लिखो टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट लिखो बेटा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से क्या मतलब हुआ बेटा? टेट्राहेड्रल से ये मतलब हुआ कि कार्बन किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो कार्बन एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बेटा 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर होते हैं, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर जा रहा होता है बेटा, और एक बॉन्ड बेटा प्लेन के अंदर जा रहा होता है। सो ये 2 बॉन्ड्स है बेटा, इनको कहते हैं सॉलिड बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे इनको? दीज बोथ आर योर सॉलिड बॉन्ड्स। दीज बोथ आर योर सॉलिड बॉन्ड्स। ये क्या हुआ बेटा? ये वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम वेज, एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है वेज। ये क्या हुआ बेटा? आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर आ रहा है। और ये कैसा बॉन्ड हुआ बेटा? दिस इज कॉल्ड एज डैश। डैश मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये क्या हुई? कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज हुई। बाकी प्रॉपर्टीज आओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कैटिनेशन। कैटिनेशन। अब कैटिनेशन से क्या मतलब हुआ? तो बेटा कैटिनेशन स्टैंड्स फॉर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। नोट करो, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यानी कि अपने साथ वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितनी लिंकिंग शो कर सकता है। तो दैट इज योर कैटिनेशन। मतलब अपने साथ बॉन्ड बनाते रहो, चेन बढ़ाते रहो, अपने साथ ही बॉन्ड बना के चेन बनाना है, तो दैट इज कैटिनेशन। तो कार्बन अपने साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, तो और कितनी एंड नंबर ऑफ चेन क्रिएट हो सकती है, तो दैट इज योर कैटिनेशन। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे डी, मल्टीपल बॉन्ड्स। डी बात करेंगे बेटा किस पे? मल्टीपल बॉन्ड्स पे, कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। अब मल्टीपल बॉन्ड से क्या हुआ? इसका मतलब है बेटा कि कार्बन सी सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है अपने साथ, साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, साथ ही साथ अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सो कार्बन कैन फॉर्म बेटा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म बेटा डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म बेटा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। ये बात आप सबको समझ आ रही होगी। अब सिंगल बॉन्ड में बेटा एक पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में कितना होता है बेटा? डबल बॉन्ड में एक पाई, सॉरी सिंगल बॉन्ड में होता है बेटा एक सिग्मा, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है बेटा? एक सिग्मा दो पाई। फिर से बात समझना, जो सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर कितना बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या अपना हुआ? ये हुआ मल्टीपल बॉन्ड्स का बात। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चीज़ में। ये बेटा जर्नल, अभी जर्नल केमिस्ट्री चल रही है, आयु पैक के अंदर जर्नल केमिस्ट्री चल रही है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
अब फटाफट से डेफिनेशन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बेटा, कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो ये चीज़ें आप जानते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, intermixing of atomic orbitals of intermixing of atomic orbitals of comparable energy। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब बनते हैं, जब कॉमन जो ऐसे ऑर्बिटल्स बेटा जिनकी एनर्जी सेम होती है वो मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट चीज़ बेटा, इसके बाद अपने ने पहले पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड होता है, अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि सिग्मा बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बनता कब है वो देखो, तो फॉर्म्ड बाय कैसी ओवरलैपिंग बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, सो को एक्सियल, फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बन कैसे रहा है बेटा, फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग। को एक्सियल मतलब, को मतलब सेम, एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस, ठीक है, लैपिंग। सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग। अब देखेंगे बेटा कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये एस ऑर्बिटल है बेटा, ये एस ऑर्बिटल है, तो अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो ये क्या रिजल्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर अगर ये एस ऑर्बिटल है बेटा, इसके साथ कोई पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है किसी एक कॉमन एक्सिस पे, तो ये कैसी ओवरलैपिंग हुई बेटा, एस पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई किसी एक कॉमन एक्सिस पे, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर कोई पी ऑर्बिटल है बेटा, ये एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन एक्सिस पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग। तो ये क्या हुआ, कैसी हुई, पी पी ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे एक सेम एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड बनता कैसे बेटा, फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड बन रहा कैसे बेटा, कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बात समझना, पाई बॉन्ड बन कैसे रहा है बेटा, कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोलेटरल ओवरलैपिंग चेक करनी है, तो ऐसे कोई ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे बेटा साइडवेज, और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये दोनों साइडवेज ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा, तो ये पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ से भी पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा बेटा, पी पाई ओवरलैप। कैसा ओवरलैप है बेटा, पी पाई ओवरलैप। बात समझ में आ रही है, ठीक है, और पी पाई बॉन्ड बन रहा है, ऐसी पी और डी के बीच में बन सकता है। तो वो चीज़ें अभी यहाँ की कंसर्न में नहीं है, यहाँ हमें ये जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और कौन कौन से बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सिग्मा हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ईजी रूल क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ईजी रूल क्या है, स्टेरिक नंबर निकालना सीख लो। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे बेटा, स्टेरिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अगर आप स्टेरिक नंबर निकालना सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टेरिक नंबर फाइंड कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे हम लोग, जिसमें मैं स्टेरिक नंबर लिखूंगा बेटा, स्टेरिक नंबर, फिर उसका स्ट्रक्चर, स्टेरिक नंबर स्ट्रक्चर, कितने सिग्मा है कितने पाई है, क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन है,
क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उनका बॉन्ड एंगल है, व्हाट इज देयर बॉन्ड एंगल एंड व्हाट इज देयर शेप। वी विल टॉक अबाउट दिस। तो एक सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। थोड़ा बेटा पेन टैब में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा टफ है, ठीक है। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 की बात करूँ बेटा, स्टेरिक नंबर 4, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे टेट्राहेड्रल टाइप दिखेगा। कितने सिग्मा कितने पाई बेटा, तो 4 सिग्मा 0 पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा इसकी, sp3। याद रखना जब भी स्टेरिक नंबर 4 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। चलो एक बार करके देख लेते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा हमेशा याद रखना sp3। स्टेरिक नंबर 3 है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, हमेशा sp2। स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, हमेशा sp। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और स्ट्रक्चर या शेप कैसी रहेगी इसकी, टेट्राहेड्रल। कैसी शेप रहेगी, टेट्राहेड्रल। अब स्टेरिक नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 कैसे एग्जिस्ट करेगा बेटा, ऐसे कुछ एग्जिस्ट करेगा। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बेटा, ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई, तो यहाँ पर होंगे बेटा 3 सिग्मा 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बेटा, sp2 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्रीज। और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करो बेटा स्टेरिक नंबर 2 की। अब स्टेरिक नंबर 2 के बेटा दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कितने सिग्मा कितने पाई बेटा, तो 2 सिग्मा 2 पाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा, sp। इस कार्बन की बॉन्ड एंगल कितना रह गया, बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, लीनियर, ठीक है। शेप कैसी है इसकी, लीनियर। ये स्टेरिक नंबर 2 एक और टाइप से एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ आ गया, यहाँ पर बेटा ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कर लो, तो यह भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें कितने सिग्मा सर, 2 सिग्मा और 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा इसकी, sp। बॉन्ड एंगल कितना हुआ इसका, 180 डिग्रीज। और कैसा स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, लीनियर रहेगा, ठीक है। तो ये हुए अपने हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे बेटा। बेटा नेक्स्ट अब जो तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पर, इनकी मुझे अंडरलाइंड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो जो जो स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रहे हैं उनकी मुझे क्या बतानी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप इस कार्बन को चेक करो, ध्यान से देखना बेटा, तो ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा मतलब इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 3+0। 3+0 का मतलब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। बात समझ में आई। ऐसी बाकी एग्जाम्पल्स भी आप लोग करो। तो यहाँ पर कितना बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा, 2+0, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई बेटा sp। यहाँ चेक करोगे बेटा, इसमें ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये कितने सिग्मा बना रहा है बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ कितना बना रहा है बेटा, एक और सिग्मा, तो 3 सिग्मा बना रहा है, ठीक है। यहाँ 1 सिग्मा है, यहाँ भी 1 सिग्मा है बेटा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। तो कितने सिग्मा होगा बेटा, 3 सिग्मा प्लस कोई लोन पेयर नहीं है तो 0। तो स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बेटा इसकी, sp2। नेक्स्ट चेक करो बेटा ये वाला कार्बन। सो ये वाला कार्बन में बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन मिसिंग है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन बेटा कितने बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा इसके साथ, 2 सिग्मा और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा बना रहा है, ठीक है। तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा इसकी, sp2। इस वाले कार्बन को आओ बेटा, तो ये वाला कार्बन 1 सिग्मा यहाँ बना रहा है, 1 सिग्मा यहाँ बना रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 प्लस लोन पेयर कोई नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा इसकी, sp। अब इस वाले कार्बन को चेक करो बेटा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इस बेंजीन के साथ, और 2 सिग्मा बॉन्ड बेटा इस हाइड्रोजन के साथ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3+0, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बेटा, sp2। अब फाइनली इस स्ट्रक्चर को चेक करो बेटा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये कार्बन, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड इस बेंजीन के साथ बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 तो हो गए इसके सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बेटा इसके पास लोन पेयर है। टोटल स्टेरिक नंबर कितना हुआ इसका, 4। स्टेरिक नंबर 4 का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, ठीक है।
तो ये हुआ बेटा अपना हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। चलो, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई बेटा? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, एक एलिमेंट अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड दे रहा है ए बी, ठीक है, बना कैसे होगा? ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तब यहाँ पर क्या बना होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो अगर मैं बोलूँ बेटा बी क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बी क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि बी ज़्यादा ताकत से ए से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बी विल अट्रैक्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स विद मोर पावर। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए बी ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसके प्रोपोर्शनल? बात समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा? एक बात चेक करो, मेरे पास एक कार्बन है बेटा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन है मेरे पास जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक कार्बन है जो मेरे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब मुझे सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर बताना है। क्या बताना है सर? परसेंटेज एस कैरेक्टर। निकालूंगा कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बेटा? कितना एस ऑर्बिटल है? एक एस ऑर्बिटल है सर, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? 4, एक एस के 3 पी के इंटू 100, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आया? 25। यानी कार्बन इफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में देख लो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक ऑर्बिटल है, एक s का ऑर्बिटल है, 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, 2 p के 1 s के इंटू 100। तो यहाँ कितना आया बेटा? 33.3% एस कैरेक्टर। और यहाँ पर चेक करोगे बेटा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 ऑर्बिटल है एस का, 2 टोटल ऑर्बिटल है इंटू 100, यानी कि टोटल ऑर्बिटल कितने हुए बेटा? टोटल एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल, ये टोटल एस कैरेक्टर कितना हो? 50%। अब मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एस कैरेक्टर के, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उससे ज़्यादा किसकी हुई बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सबसे ज़्यादा किसकी हुई? sp हाइब्रिडाइज्ड की। यानी कि अगर सम अप करूँ तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा sp3 की, उससे ज़्यादा किसकी होगी बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा? कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। इनकी वैल्यूज़ आप लोग याद करना चाहो, तो बेटा इसकी होती है 2.5, इसकी होती है बेटा 2.75, और इसकी होती है बेटा 3.25। तो ये वैल्यूज हुई बेटा किसकी? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हुई। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को बात समझनी है, एक बात आप लोग और समझना, कार्बन एक sp हाइब्रिडाइज दिया और नाइट्रोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज दिया। तो हमेशा जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किससे? नाइट्रोजन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों बेटा? कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 3.25, और नाइट्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है किससे? नाइट्रोजन। कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है किससे ज़्यादा होगी उसकी? नाइट्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम वैल्यू में आपसे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तुम्हारी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी में, तो वहाँ पर मैं ये तुमसे डिस्कस करूँगा, ये चीज़ की एप्लीकेशन वहाँ पर आएगी। तो अभी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, वहाँ देखते हैं किस किस को याद रहता है। ठीक है, अब चलो बेटा, इसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशंस पे जानूँगा। इसके बाद हम लोग इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी पढ़ी है हमने,
उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस चेक करनी है हमें किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो बेटा मुझे एक बात और देखना आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। अब इस टर्म से क्या मतलब है सर, एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करो। तो बेटा ये बोर्ड पे देखो क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे पास क्या है, ए और बी के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है सर, बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बी क्या मैंने बोला, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या खींचेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ और पावर से खींचेगा। बी क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ और ताकत से खींच रहा है। अब बी ज़्यादा ताकत लगाएगा बेटा, बी ज़्यादा ताकत लगा रहा है तो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, बी की तरफ, और बी की तरफ अगर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो ए बी उसके पीछे पीछे आएगा। दोबारा समझना, अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी ये बॉन्ड को खींच रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बी अगर इस बॉन्ड को खींच रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी कर रहा है, ए उसकी तरफ खिंचा खिंचा आ रहा है। बात समझ रहे हो, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी उतनी कम बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात बता दीजिए बेटा, तो जितना बड़ी बॉन्ड लेंथ बेटा, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। फिर बात समझना, जिसकी जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी कम उसकी क्या बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी उतनी कम क्या हो जाती है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। धागा देखा है या रबर बैंड देखा है, रबर बैंड खींचो, पूरा खींच दो, एक टाइम के बाद टूट जाता है, क्यों टूटा, क्यों, स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ठीक है, तो कभी भी दो एटम अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाते हैं बेटा, बात समझना, दो एटम अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, तो अपने एटम को कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे मत जाने दो। ठीक है, शॉर्ट में अपने पास ही रखो अपने एटम को। तो अगर कोई एटम लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया तो उसकी क्या हुई बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिस्की है। ठीक है, क्यों रिस्की है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। चलो बात समझो, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया बेटा। अब कॉन्सेप्ट का वो देखो, जिस्ट देखो कि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, एस कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, एस कैरेक्टर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब यही एप्लीकेशन पे हम लोग, इसी एप्लीकेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी एप्लीकेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो बेटा आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो सारे, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और फिर देखो क्वेश्चन कैसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बतानी है इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये बॉन्ड बोल दिया बेटा मैंने x, इसको बोल दिया y, इस बॉन्ड को बोल दिया z। तो ABC कंपाउंड में हमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो कई बच्चे को डायरेक्टली ये याद होता है कि बेटा ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कब होती है, डबल बॉन्ड की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा क्या होती है, सिंगल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। यानी अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, डायरेक्टली ये केस हो जाएगा। लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट से भी ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू bond length is directly proportional to bond strength is directly proportional to S character। अब ज़रा अपना ये तरीका लगाते हैं। तो यहाँ पर S कैरेक्टर कितना है बेटा, sp3। यहाँ कितना है बेटा, यहाँ क्या है sp3। ये क्या है भाई, sp2, और ये क्या है अपना sp2।
और ये क्या है बेटा अपना sp, ये क्या है अपना sp। अब देखो बेटा सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हुई बेटा, z की। उससे बड़ी उससे ज़्यादा s कैरेक्टर किस में है बेटा, उससे कम उससे कम s कैरेक्टर किस में है, इसमें है बेटा। ठीक है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा, और सबसे कम s कैरेक्टर किस में है बेटा, इसमें, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। आई बात समझ में। वैसे ही यहाँ कर लो बेटा, ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, यहाँ पर ये x, ये y, ये z कंपेयर करना है आपको, x y z। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, जल्दी बताओ मुझे, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है, c वाले में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, उससे ज़्यादा किसकी होगी बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट वाले की होगी। ठीक है, ए वाले की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, बी वाले की। तो सी ए बी हो गया। ठीक है, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी, ये तो क्या हुई बेटा बॉन्ड लेंथ। अगर तुमसे बोला जाए बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स। तो 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, कौन से बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, किस में सबसे ज़्यादा लगेगी, सी में, उससे कम ए में, और सबसे कम बी में। अब ये बेटा सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा गया है। आपको क्या बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, अब कंपैरिजन करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। तो ये वाला कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब ज़रा फटाफट इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं। ठीक, बॉन्ड लेंथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी सर, ये तो आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी 1 वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी सर, फोर्थ वाले की बॉन्ड लेंथ, फोर्थ वाले की बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे ज़्यादा फोर्थ वाले की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब फंसता है बेटा 3 और 2 के बीच में। अब 3 और 2 दोनों सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना 3 और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन करेंगे बेटा हम परसेंटेज एस कैरेक्टर से। ठीक है, कैसे करेंगे हम, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। बताओ sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33% होता है। यहाँ क्या है सर, sp3 परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, और sp में बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया, 50%। तो अब बॉन्ड का एस कैरेक्टर देख लो। तो यहाँ टोटल एस कैरेक्टर कितना है बेटा, 75%, और यहाँ कितना एस कैरेक्टर है बेटा, 5 और 3 8 और 2 58% है। ठीक है, 3 वाले का एस कैरेक्टर कितना है बेटा, 3 वाले का एस कैरेक्टर है आपका 58%, और 2 वाले का एस कैरेक्टर, 2 वाले बॉन्ड का एस कैरेक्टर है बेटा आपका 75% तो देखो, अब मैंने क्या बोला था, जिसका जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उसकी उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो 2 वाले का एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इन दोनों बॉन्ड में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसके बाद क्या आएगा, 2 वाला आएगा। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, 3 वाले की। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन कैसे किया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आएंगे तो एक बार दोबारा पीछे जाके वीडियो में एक्सप्लेनेशन चेक करना। सो स्टूडेंट्स, अब वीडियो एंड करने से पहले हम लोग एक स्मॉल टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड अपन को कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्ट्रक्चर्स लिख लो ऐसे करके, स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर लो। ठीक है, अब फटाफट गिनेंगे कितने सिग्मा बेटा इसमें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। तो 8 सिग्मा कितने पाए बेटा, 2 पाए। ठीक है, तो सिग्मा पाई की बेसिक कैलकुलेशंस करनी है। स्ट्रक्चर को खोल के लिख लो बेटा,
तो क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10, 11, 12, 12 सिग्मा बेटा। और कितने पाई, 1 पाई, 2 पाई, 12 सिग्मा, 2 पाई। ये क्वेश्चंस थोड़े कॉमन हो गए हैं बेटा। अब नीट में ये क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ रहे हैं, तो अपन को इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कितने सिग्मा कितने पाई। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एक, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बेटा, सिंगल बॉन्ड ये यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 2 NH2। ठीक है, तो देखो बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए बेटा, 12 सिग्मा हुए। कितने पाए हुए, 1 पाए, 1 पाए पूरे स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर बेटा एक और पाए, तो 2 पाए, 12 सिग्मा, 2 पाए। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करो बेटा, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाए। तो हम लोग वैसे ही क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर को खोल देंगे, CH HH, डबल बॉन्ड C, एक सिंगल H, डबल बॉन्ड C, एक H, एक H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। कितने सिग्मा हुए बेटा, 9 सिग्मा। कितने पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 4 पाई, 4 पाई, 9 सिग्मा, 4 पाई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CN। बेटा इसका नाम है एलाइलिक साइनाइड। क्या नाम है इसका, एलाइलिक साइनाइड। ये एम्स में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क्ड इन एम्स। क्वेश्चन क्या आया था बेटा, कि एलाइलिक साइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो अगर आपको एलाइलिक साइनाइड नहीं बनाना आता है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। तो एलाइलिक साइनाइड नॉमन, ये जो नॉमन क्लेचर है बेटा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर देख लो एलाइलिक साइनाइड ऐसे बनता है। ठीक है, अभी के लिए स्ट्रक्चर याद कर लो। तो कितने सिग्मा है बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। कितने हो गए, 9 सिग्मा। कितने पाई बेटा, 1 पाई, 2 और 3, 3 पाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इसको कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। इसका क्या नाम है बेटा, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। अब क्रोटोनिक एसिड मतलब बेटा 4 कार्बन का एसिड और बीच में डबल बॉन्ड। क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन का एसिड। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड और बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलूँगा, क्रोटोनिक एसिड। अब क्रोटोनिक एसिड में गिनेंगे तो ये हो गया क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ओपन फॉर्म में लिख दिया है। सिग्मा कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा बेटा। और कितने पाई, 1 पाई, 2 पाई, 11 सिग्मा, 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं एक्रोलिन। इसको क्या कहते हैं, एक्रोलिन। तो इसको भी ओपन करके लिख लेंगे अपन, H H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया बेटा 7 सिग्मा। कितने पाई, 1 पाई, 2 पाई, 7 सिग्मा, 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पहले नाम देख लेते हैं सबके बेटा। इसको कहते हैं टोलुइन, इसको कहते हैं टोलुइन। ये हो गया आपका स्टाइरीन, ये हो गया स्टाइरीन। ये कौन सा हुआ बेटा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या हुआ बेटा आपका, सैलिसिलडिहाइड।
तो ये क्या हुआ बेटा आपका सैलिसाइल्डिहाइड। आई बात समझ में। अब इसमें सिग्मा पाई देखना है बेटा, सिग्मा पाई देखना है। तो सिग्मा पाई कैसे देखोगे, वही सिंपल तरीका बेटा, बॉन्ड खोल के लिख लो, पूरा मॉलिक्यूल या पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके लिख लो। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। ठीक है, और 6 सिग्मा बेटा रिंग में प्रेजेंट होंगे। तो 9 6 15 सिग्मा, और कितने पाई बेटा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। कितने पाई हो गए, 3 पाई। ठीक है, तो आंसर कितना आया बेटा, 15 सिग्मा 3 पाई। तो ये क्या हुआ बेटा, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस होमवर्क को प्रैक्टिस करना। IJKL आगे के जो पार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ये सारे आपके क्या है, होमवर्क है। इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, अपनी कॉपीज़ में लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेक करो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स हो गए है ना, स्ट्रक्चर नंबर M इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये नीट 2023 में आया था। क्या पूछा था नीट 2023 में, इसको कहते हैं क्या, पहले तो दिस इज कॉल्ड एज पिरिडीन। क्या कहते हैं बेटा इसको, पिरिडीन। सो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पिरिडीन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पिरिडीन, ये क्वेश्चन था बेटा। N वाला पार्ट है बेटा, इसको क्या कहते हैं, पायरॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा, पायरॉल। तो पिरिडीन और पायरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, बताओगे क्या आंसर आया। ठीक है, टिल देन बेटा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग कार्बन क्लासेस। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है, किसी भी टॉपिक को नहीं समझ में आता, या चाहते हो किसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मेरा नंबर कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं बच्चों की, ठीक है, जो कि इवनिंग में होती है। अगर वो ज्वाइन करनी है तो आप लोग का नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी अपनी क्वेरीज और जितने भी आपका एडमिशन प्रोसीजर को लेके है, जो भी चीज़ें हैं वो भी बात कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।